आइए, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार का मुख्य कारण क्या था? केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता का अभाव, उपर्युक्त सभी। सब ये तमाम रीजन थे जिस वजह से भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। कौन निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? सही इसमें कौन है, यह पूछा जा रहा है। मतलब जो है देखते हैं कौन सही है। द्वैध शासन की नीति, द्वैध शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, सही है। सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था, यह भी सही है। व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। पलासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय कौन बंगाल का गवर्नर था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टाट। वेंसी टाट 1760 से 1764 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर पद पर रहे हैं। इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध हुआ है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, अर्थात सभी। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत भी प्राप्त किया? मतलब कर वसूलने के साथ साथ शासन प्रशासन करने का भी अधिकार प्राप्त किया। कर वसूलने के साथ साथ शासन प्रशासन करने का भी अधिकार बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से प्राप्त किया था। नजमुद्दौला और नजमुद्दौला ने निजामती अधिकार अर्थात शासन प्रशासन करने का अधिकार 1772 में दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों को बंगाल में कर वसूलने का अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार 1765 में मिला और निजामती अधिकार शासन प्रशासन करने का अधिकार 1772 में मिला। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार जो है आपको 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिया। इस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे आपको कौन? तो इस समय बंगाल के नवाब मीर जाफर हुआ करते थे, मीर जाफर ही हुआ करते थे। और अंग्रेजों को निजामती अधिकार अर्थात शासन प्रशासन करने का अधिकार 1772 में बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने दिया था। निजामत का अभिप्राय है आंतरिक सुरक्षा से, शांति तथा सुव्यवस्था से, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों के निर्णय से, उपर्युक्त सभी से। सबसे निजामती यानी शासन प्रशासन के अंतर्गत ये सब आता है। आंतरिक सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, फौजदारी मुकदमा सब आता है। मिलान करें क्षेत्र और दीवान। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप यहां पर 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत जब अंग्रेजों को 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत जब अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, जब अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ तो अंग्रेजों को कर वसूलने का अनुभव नहीं था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उपदीवान के पद का सृजन किया। बिहार के लिए अलग उपदीवान, बंगाल के लिए अलग उपदीवान और उड़ीसा के लिए अलग उपदीवान बनाया। उड़ीसा का उपदीवान राय दुर्लभ को बनाया, बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया, बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय को बनाया। तो बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां, बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, उड़ीसा का राय दुर्लभ। आंसर 1, 2 और 3। कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कब प्राप्त हुआ? कंपनी को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार 1717 में प्राप्त हुआ। 1717 में। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी है? खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट की संज्ञा द्वैध शासन को पार्सिवल स्पीयर नामक ब्रिटिश विद्वान ने दिया है। पार्सिवल स्पीयर। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को कब समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया। तो बी और सी 2 में है, जो पहले है उसको टिक कीजिएगा इस कंडीशन में। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सर्वप्रथम शब्द है। सर्वप्रथम सहायक संधि को प्रारंभ किया था लॉर्ड डुप्ले ने। लॉर्ड डुप्ले को ही सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। वही लॉर्ड वेलेजली की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया।
अंग्रेजों ने सहायक संधि का पहला प्रयोग 1765 में कहां के नवाब के साथ किया? अंग्रेजों ने सहायक संधि का पहला प्रयोग 1765 में अवध के नवाब के साथ किया था, लेकिन वास्तविक तौर पर सहायक संधि लागू 1798 में हुआ है। वास्तविक तौर पर सहायक संधि लागू 1798 में हुआ है, और जब वास्तविक तौर पर 1798 में सहायक संधि लागू हुआ है तो उस सहायक संधि का विस्तार लॉर्ड वेलेजली ने किया, और उस सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर 1798 में हैदराबाद के निजाम ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेजली ने किया, सही है ये। सहायक संधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग वेलेजली ने किया, और वेलेजली ने सहायक संधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत 1799 में हुई है, नहीं, गलत है ये। सहायक संधि की वास्तविक तौर पर शुरुआत 1798 ईस्वी में हुआ है, 1798 में हुआ है। यही गलत है, यही असत्य है, यही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, हां सही है, समझ गए। निम्न में से कौन सा कथन सहायक संधि की विशेषता को संदर्भित नहीं है? नहीं है। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कंपनी राज्यों की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ बना सकती है। देशी रियासत शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट। हां सुनिएगा, सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सहायक संधि की विशेषता कौन कौन है इसको जान लीजिए, पता चल जाएगा आपको। सहायक संधि की पहली विशेषता यह थी कि भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह विशेषता सहायक संधि का है। कंपनी राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी, यह सहायक संधि की विशेषता है। सहायक संधि में यही सब प्रावधान किया गया था। फिर देशी रियासत शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी, यह भी सहायक संधि की विशेषता है। सी नंबर सहायक संधि की विशेषता नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई भी संघ बना सकते, यह विशेषता नहीं है। देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। उक्त कथन किसका है? यह कथन है आपको टॉमस मुंडो का। यह कथन टॉमस मुंडो ने सहायक संधि को लेकर कहा। सहायक संधि को लेकर के यह कथन टॉमस मुंडो ने दिया है। यानी टॉमस मुंडो का यह मानना था कि भारत के देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने सहायक संधि को अपनाकर अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाता है उसे बेचकर सुरक्षा मोल ले लिया है। टॉमस मुंडो का यह स्टेटमेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 3 श्रेणी में विभाजित किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा किया, हां। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया, हां। आंसर हो जाएगा सी। राज्य और विलय वर्ष, आपको व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जैतपुर का विलय 1849 में, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 1853। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया। घेरे की नीति 1765 से 1813, समान संघ की नीति 1935 से 1947, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। 1, 4, 2, 3। आंसर डी। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? सहायक संधि को लेकर कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, यह लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरों सुरक्षित रखना, यह भी लागू होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन, यह लागू नहीं होता है। आंसर सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन सिद्धांत किसे लागू करता है? प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। निम्नलिखित
पर विचार कीजिए जिन्हें लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801, सिंधिया 1804। सिंधिया 1804। तो 1 2 3 4 उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकर शासक ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से, समझ गए?